आपने कभी नोट किया कि अगर एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी है और उसके ऊपर आप फोर्स लगाएं तो वो टेबल के ऊपर आगे पीछे हरकत कर सकती है या ऊपर नीचे हरकत करेगी। इसी तरह का कोई बॉक्स है तो बॉक्स को आप पुश करें या पुल करें तो वो आगे पीछे हरकत करेगा। लेकिन क्या है कि अगर दरवाजे पे या एक बाइसाइकिल के व्हील पे अगर फोर्स लगाई जाए तो वो दायरे में घूमना शुरू कर देता है। तो इसी चीज का फर्क हम पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है टॉर्क। टॉर्क हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मीन जब किसी जिस्म पे फोर्स अप्लाई की जाए और उस फोर्स की वजह से वो जिस्म टर्न करता है तो ऐसी मोशन को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स भी है। इस तरह डिफाइन करेंगे, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है टॉर्क की। या इसको आप कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी which produce angular acceleration in a body is called torque। या इसको एक और तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, the product of force and perpendicular distance from axis of rotation is called torque। तो आप टॉर्क को इन तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो ये डेफिनेशन इसकी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये वाली डेफिनेशन कर सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। या तीसरी तरह से आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। अब इसकी कुछ मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। तो मैथमेटिकली इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, टॉर्क को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। और चूंकि डेफिनेशन के मुताबिक मैं क्या लिखूंगा, आर क्रॉस एफ। या अगर आप इसको खोलें तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आर एफ साइन ऑफ थीटा। ये टॉर्क की मैथमेटिकल फॉर्म होगी। आप इसके यूनिट देख लेते हैं। यूनिट तो टॉर्क के अंदर चूंकि हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक आर है और एक एफ है। तो आर चूंकि लेंथ है तो इसका यूनिट होगा मीटर, और फोर्स का यूनिट क्या है जी? न्यूटन होता है। तो इट मीन इट्स यूनिट विल बी न्यूटन मीटर। सो टॉर्क विल हैव यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर। अब हम कुछ और डेफिनेशन टॉर्क के टॉपिक को समझने से पहले कुछ और डेफिनेशन कर लेते हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो जो हमारी पहली डेफिनेशन है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसको कुछ हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट वेयर फोर्स इज एक्टिंग on a body is called line of action of force। मीन अगर ये इस तरह से हमारा बॉडी हो, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, और अगर उस बॉडी पे हम यहाँ पे इस पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं, इस तरह ये फोर्स लगाते हैं, तो ये जो इस पॉइंट से जो लाइन गुजरेगी हमारी, जो इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, लेट मी कॉल इट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी से जो लाइन गुजरेगी, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसको हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है जी मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म किसे कहते हैं? जहां पे ये हमने फोर्स लगाई है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उसका और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सिस के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है, उन दोनों के दरमियान जो फासला है, ये फासला, उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म। और इसको आर से डिनोट करते हैं। तो मैं इसको कुछ ऐसे डिफाइन करूंगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। यानी जहां पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, जहां पे फोर्स अप्लाई की जा रही है, उसका और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। अब हम टॉर्क की एक्सप्लेनेशन और इसका फार्मूला ड्राइव करने के बारे में पढ़ेंगे। अब हम टॉर्क की एक्सप्लेनेशन करते हैं। आप लिखेंगे, कंसीडर वी हैव अ बॉडी which can rotate
about an axis of rotation. A force F is acting at point P at a distance r from axis of rotation as shown in figure. तो मैं यहाँ पे फिगर भी बना लेता हूँ. लेट मेरे पास ये एक बॉडी है, यहाँ पे मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मीन इस एक्सिस के गिर्द ये बॉडी रोटेट कर सकती है. यहाँ पे कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे मैं ये एक फोर्स F लगाता हूँ. तो इस फोर्स F का और इस लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको हमने मोमेंट आर्म का नाम भी दिया हुआ है, मोमेंट आर्म. तो ये हमारा मोमेंट आर्म है जिसको मैंने R से डिनोट किया है. टार्क को टाउ से डिनोट करते हैं तो इट इज R क्रॉस F. अब आप चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास R है एक चीज और दूसरा F है. अब R एक डायरेक्शन में है और F इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, F को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा. तो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. तो ये एक परपेंडिकुलर लिया, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये बनेगा F साइन थीटा और ये नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो बनेगा F कॉस थीटा. तो F साइन थीटा को मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मीन ये वाला कंपोनेंट हो गया F साइन थीटा. अब जो आप देख सकते हैं कि टार्क की वजह से इस बॉडी ने रोटेट करना है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि F साइन थीटा इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर में है, और F cos थीटा वो तो सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में R है. तो इट मीन R और F cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं या बैलेंस कर रहे हैं. तो इट्स मीन इसकी वजह से ये मोशन पैदा नहीं हो रही. तो ये मोशन जो इसके अंदर जो टार्क पैदा हो रहा है वो किस प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है, वो F साइन थीटा की वजह से हो रहा है. तो मैं इसको लिख सकता हूं R इंटू F साइन ऑफ थीटा, या इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, टार्क इज इक्वल टू R F साइन थीटा. सिमिलरली मैं टार्क एक और तरह से भी डिफाइन कर सकता हूं. ये देखिए मैं अगेन यही बॉडी लेता हूं, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे वो फोर्स F अमल कर रही है. अच्छा ये मेरा डिस्टेंस R है. अच्छा अब चूंकि फोर्स एट एंगल थीटा अमल कर रही है तो मैं इस R को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूं. तो एक इसका कंपोनेंट ये बनेगा और एक इसका कंपोनेंट ये वाला बनेगा. तो अब ये जो R है ये इसका एंगल थीटा है, तो ये वाले बनेगा R साइन थीटा इनटू ये वाला कंपोनेंट बनेगा R cos थीटा. अब अगेन आप यहां पे देख सकते हैं कि R cos थीटा तो F के पैरेलल है, तो इट्स मीन इसकी वजह से ये R cos थीटा आप देख सकते हैं यहाँ पे R cos थीटा और ये F ये एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में है. तो इट्स मीन R cos थीटा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टार्क. तो रिमेनिंग कंपोनेंट जो होगा R sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू F. तो इट मींस आप ऐसे लिख सकते हैं F इंटू R sin थीटा, मीन ये टार्क इस कंपोनेंट्स की वजह से है. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं R F साइन ऑफ थीटा. ये पहली इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और दूसरी इक्वेशन को आप इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे. तो आप इक्वेशन 1 और 2 से देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट tau is equal to RF sin of थीटा और R क्रॉस F. इट मींस जो टार्क है वो क्रॉस प्रोडक्ट है. क्यों? उसके अंदर R साइन थीटा इन्वॉल्व है. तो इट मींस टार्क इज इक्वल टू R क्रॉस F और टार्क इज इक्वल टू RF साइन ऑफ थीटा. अब हम चूंकि कह रहे हैं कि टार्क चूंकि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इट्स मीन टार्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब टार्क अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेम वही मेथड लगाएंगे जो हमने वेक्टर प्रोडक्ट में लगाया है. वेक्टर प्रोडक्ट में हमने कहा है कि अगर दो वेक्टर हो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो जो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकलेगी वो उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. मीन अगर यानी अगर ये एक बॉडी है, यहाँ पे उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये उसका डिस्टेंस R है और यहाँ पे फोर्स F अमल कर रही है, तो अब वेक्टर प्रोडक्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे, R को F की जानिब मूव कराएंगे थ्रू स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल यूजिंग राइट हैंड रूल. तो R को F की जानिब मूव करूंगा तो ये जो मेरा इरेक्ट थंब है, दिस इरेक्ट थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ R क्रॉस F. मीन दिस R क्रॉस F वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हिच कंटेन वेक्टर R एंड वेक्टर F. So it means you can write
tau is equal to RF sin theta into n unit vector. Why n unit vector? Because n unit vector is used to represent a vector which is at normal. So here R cross F is normal to the plane containing R and F. That's why we use the n unit vector here. अब हम एक शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि राइट डाउन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क और इंपॉर्टेंस ऑफ टॉर्क. तो इंपॉर्टेंस ऑफ टॉर्क या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क को समझने के लिए हम यूं कहेंगे कि टॉर्क प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन. टॉर्क प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज फोर्स प्ले रोल इन लीनियर मोशन. अब लीनियर मोशन में फोर्स की वजह से क्या पैदा होता है? लीनियर एक्सेलरेशन. कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हो और उस पर जब फोर्स लगाई जाए तो उसके अंदर लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होता है इस फोर्स की वजह से. और अगर कोई जिस्म इस तरह हो और उस पर फोर्स लगाई जाए तो उस फोर्स की वजह से टॉर्क पैदा होता है और उस टॉर्क की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पैदा होता है. तो आप लिख सकते हैं टॉर्क प्लेज सेम रोल इन angular motion as force plays the role in linear motion. In linear motion, force produce linear acceleration while torque produce angular acceleration. Mean जब फोर्स किसी जिस्म पे अप्लाई होती है तो उसकी वजह से उस जिस्म के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होता है और जब किसी जिस्म पे टॉर्क एक्ट करता है तो उस जिस्म के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. दिस इज द फिजिकल इंपॉर्टेंस और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क. वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.